अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह एमडी कैट 2025 जो है वो हो चुका, और आई होप कि आपका ये एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ होगा और आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। अगर हम यूएचएस केमिस्ट्री की बात करें तो यूएचएस का जो केमिस्ट्री का पोर्शन है वो बहुत इजी है। ओवरऑल सारे जो क्वेश्चंस हैं वो इजी क्वेश्चंस हैं। एक तो क्वेश्चंस हैं जिसमें एम्बिग्विटी है, क्योंकि उसमें एक से ज़्यादा ऑप्शंस जो हैं वो करेक्ट हैं। तो उसमें यूएचएस जो है वो हम देखेंगे कि यूएचएस उसकी क्या आंसर की देता है। तो हम चलते हैं इसकी डिस्कशन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट आइडेंटिफाइज द रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही हो और रिडक्शन भी हो रही हो, जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रिडक्शन भी हो साइमल्टेनियसली, दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन। तो इसको हम इलेक्ट्रॉन के हवाले से डिस्कस करते हैं, इसको हम हाइड्रोजन के हवाले से डिस्कस करते हैं, ऑक्सीजन के हवाले से डिस्कस करते हैं और ऑक्सीडेशन स्टेट के हवाले से डिस्कस करते हैं। सो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, loss of electron, gain of electron, increase in oxidation number, decrease in oxidation number, transfer of proton। प्रोटॉन के हवाले से हम डिस्कस नहीं करते, प्रोटॉन के हवाले से हम डिस्कस नहीं करते, हाइड्रोजन के हवाले से हम डिस्कस करते हैं। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यस, एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है दूसरा गेन कर लेता है, तो यस, जिसने लूज किया उसकी ऑक्सीडेशन हुई है, जिसने गेन किया उसकी रिडक्शन हुई है, यस। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, लाइट की जो एब्जॉर्प्शन है वो एक रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, वो जस्ट एक लाइट की एब्जॉर्प्शन है। अब आगे क्या होता है वो हमने फर्दर उसको नहीं पढ़ना। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट इज नॉट रिडॉक्स रिएक्शन। एक्सचेंज ऑफ आइंस, आइंस का जो एक्सचेंज होना है, जैसे कि मेरे पास है सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट, ये दोनों आपस में मिलते हैं और बन जाता है सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें सोडियम प्लस है, इसमें भी सोडियम प्लस है, इसमें क्लोराइड -1 है, इसमें भी क्लोराइड -1 है, इसमें सिल्वर +1 है, इसमें भी सिल्वर +1 है, इसमें नाइट्रेट -1 है, इसमें भी नाइट्रेट -1 है। तो ये जस्ट आइंस का एक्सचेंज हो रहा है, इसमें ना तो किसी की ऑक्सीडेशन हुई है ना किसी की रिडक्शन हुई है। सो ये भी रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। सो द राइट आंसर इज बीटा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है मेथनॉल इज प्रोड्यूस्ड बाय रिडक्शन ऑफ। मैथनॉल किसकी रिडक्शन से बनता है? हमें पता है प्राइमरी अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन होगी तो एल्डिहाइड बनेगी, और सेकेंडरी अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन करेंगे तो कीटोन्स बनेगी। और अगर हम इनकी रिडक्शन करेंगे सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से कीटोन, और अगर हम इनकी रिडक्शन करेंगे एल्डिहाइड की रिडक्शन करेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल, कीटोन की रिडक्शन करेंगे तो सेकेंडरी अल्कोहल। तो मेथनॉल में एक कार्बन है तो एक कार्बन वाली एल्डिहाइड चाहिए, तो एक कार्बन वाली एल्डिहाइड है फॉर्मल्डिहाइड, तो इसकी रिडक्शन से मेथनॉल बनेगी। एसिटल्डिहाइड में भी 2 कार्बन है, प्रोपेनॉल में 3 कार्बन है, प्रोपेनॉन तो एक कीटोन है, 3 कार्बन वाली कीटोन है, तो इसकी रिडक्शन से सेकेंडरी अल्कोहल बनेगी। राइट आंसर इज अल्फा। आईयूपैक नेम ऑफ CH3 थ्राइस CCH2Br। तो सबसे पहले तो आपने इसको एक्सपैंड करके लिखना है। तो यहां पर ये हमारे पास है CH2Br, फिर इसके साथ ये कार्बन है और इस कार्बन के साथ 3 CH3 हैं, इस कार्बन के साथ 3 CH3 हैं। तो ये आपने सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन जो है उसको सेलेक्ट करना है, तो ये आपकी लॉन्गेस्ट चेन है। नंबरिंग आप उस एंड से करोगे जहाँ से जो हेलोजन है वो करीब है 1 2 3। तो 2 पे 2 मिथाइल हैं और 1 पे ब्रोमो है, तो अल्फ़ाबेट ऑर्डर में नाम लिखेंगे। सबसे पहले बी आएगा, ब्रोमो। तो 1 पे ब्रोमो है और 2 पे 2 मिथाइल है, तो 1 ब्रोमो, 2 डाई मिथाइल और 3 कार्बन वाली प्रोपेन। सो द राइट आंसर इज चार्ली, 1 ब्रोमो 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। नेक्स्ट है विच वन शोज एन आइसोट्रॉपिक बिहेवियर। इनमें से कौन जो है वो एन आइसोट्रॉपिक बिहेवियर शो करेगा? तो वुड जो है वो एन आइसोट्रॉपिक बिहेवियर शो नहीं करता। एन आइसोट्रॉपिक बिहेवियर क्या है? डायरेक्शन के चेंज होने से
प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी का चेंज हो जाना, तो जेमस्टोन भी नहीं शो करता, कोक भी शो नहीं करता, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट जो है बेसिकली जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं वो एन आइसोट्रॉपिक बिहेवियर शो करते हैं। तो ग्रेफाइट हमने पढ़ा है कि ग्रेफाइट गुड कंडक्टर होता है पैरेलल टू द लेयर्स, परपेंडिकुलर टू द लेयर्स ये गुड कंडक्टर नहीं है। राइट आंसर इज डेल्टा। In a unit cell of crystal lattice, the angle beta is between faces. तो हमने क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स पढ़े हैं, यूनिट सेल डायमेंशंस हमने पढ़े हैं। तो ये यूनिट सेल डायमेंशंस हमने पढ़े थे, 6 पैरामीटर्स हैं। हमारे पास 3 एजेस होती हैं, ए बी और सी, और इनके दरमियान जो एंगल्स होते हैं ए और बी के दरमियान क्या होता है, गैमा, बी और सी के दरमियान क्या होता है, अल्फा, और ए और सी के दरमियान क्या होता है, बीटा। तो ये हमने 3 एजेस पढ़े हैं और 3 एंगल्स पढ़े हैं। इनको हम यूनिट सेल डायमेंशंस कहते हैं या हम इनको क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स कहते हैं। इनकी बेस के ऊपर यूनिट सेल की जो है वो शेप होती है। सो बीटा किसके दरमियान होता है, बीटा होता है ए और सी के दरमियान। राइट आंसर इज चार्ली। पिक द क्रिस्टलाइन सॉलिड। जी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ही हमने पढ़े हुए हैं। तो सीमेंट इज नॉट क्रिस्टलाइन सॉलिड, सेरामिक्स इज नॉट, सेरामिक्स मिक्सचर है तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं है। कंक्रीट जो है ये भी मिक्सचर है, ये भी क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं है। कॉपर एक एक हमारा एक मेटालिक सॉलिड है और मेटालिक सॉलिड्स क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। राइट आंसर इज डेल्टा। नेक्स्ट है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन बोरॉन इन ग्राउंड स्टेट इज आर। जी हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़ी हुई है। तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर है 5, 1s2, 2s2 और 2p1। तो ग्राउंड स्टेट की वो बात कर रहा है। ग्राउंड स्टेट का मतलब है कि इसमें एक्साइटेड स्टेट की बात नहीं हो रही, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट नहीं हुआ, अभी इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट नहीं हुआ, तो अभी इसके पास सिर्फ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। राइट आंसर इज अल्फा। क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन 3 क्लोराइड इन्वॉल्व्स मैकेनिज्म ऑफ। जी हमने ये बेंजीन के रिएक्शंस पढ़े थे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो जब हम बेंजीन को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, FeCl3, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। क्लोरीन लग जाता है, उसकी जगह वहां से हाइड्रोजन निकलता है, वो हाइड्रोजन HCl के साथ मिलके HCl बन जाता है। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अगर अगर ये बेंजीन हैलोजन के साथ रिएक्ट करे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो फिर ये एडिशन रिएक्शन शो करता है। सो इसमें जिस ग्रुप को हमने इंट्रोड्यूस करवाना होता है उसको इलेक्ट्रोफाइल बनाना होता है। तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है बेंजीन पे और सब्स्टिट्यूशन होती है। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं। राइट आंसर इज बेटा द एलिमेंट विद स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। वो कौन सा एलिमेंट है जिसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू है आयोनाइजेशन एनर्जी की? तो आयोनाइजेशन एनर्जी का हमने ट्रेंड पढ़ा हुआ है, टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है और लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है। तो लिथियम जो है ये हमारे पास सेकंड पीरियड में है, ये हमारे पास सेकंड पीरियड में है लिथियम, और फिर थर्ड पीरियड में यहाँ पर ये हमारे पास सोडियम है, फिर मैग्नीशियम है, और इधर हमारे पास थर्ड ग्रुप में एल्यूमिनियम है, और यहाँ मैग्नीशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम जो सेकंड ग्रुप है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम और रेडियम। तो टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है। तो जो बिल्कुल लेफ्ट साइड पर है और जो सबसे नीचे है, जो लेफ्ट साइड पर है और जो सबसे नीचे है, उसकी सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। राइट आंसर इज डेल्टा, बेरियम। नेक्स्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड्स रिएक्ट विद अमोनिया टू फॉर्म अमोनियम सॉल्ट्स व्हिच ऑन हीटिंग प्रोड्यूसेस। बेसिकली जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स जब अमोनिया के साथ रिएक्ट करते हैं तो एक हमारे पास क्या बनता है, इंटरमीडिएट बनता है, यानी कि हमारे पास अमोनियम सॉल्ट्स बनते हैं। तो ये अमोनियम सॉल्ट बन गया। और ये इस तरह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव जो है वो डायरेक्ट नहीं बनता, फिर हम इसको हीट करते हैं, फिर हम इसको हीट करते हैं तो इसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, तो ये एमाइड बन जाता है और वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। सो द राइट आंसर इज डेल्टा। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ आर गैस कांस्टेंट इन जाउल्स पर मोल पर केल्विन इज। आर की जो वैल्यू है वो आपने बतानी है जाउल्स पर मोल पर केल्विन। आर की जो वैल्यू होती है एसटीपी में वो होती है 0.0821 ATM डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन।
और एसआई में इसकी जो वैल्यू होती है दैट इज 8.314 जाउल्स पर मोल पर केल्विन। और कैलोरीज में होती है 1.989 कैलोरीज पर मोल पर केल्विन। सो दिस इज 8.314, राइट आंसर इज अल्फा। 62.4 जो है ये इसकी वैल्यू होती है टॉर डेसीमीटर क्यूब में, और 62400 ये टॉर सेंटीमीटर क्यूब में होती है, और 0.821 नहीं होती, 0.0821 होती है। तो बाकी तीनों ऑप्शंस जो हैं वो गलत हैं, राइट आंसर इज अल्फा। Which of the following best explains why phenol reacts with aqueous sodium hydroxide but alcohols do not? अच्छा, ये बात किस चीज़ की हो रही है? बात हो रही है कि फिनोल रिएक्ट करती है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जबकि अल्कोहल रिएक्ट नहीं करती। इसका मतलब है सोडियम हाइड्रोक्साइड बेसिक है, इसका मतलब है कि जो फिनोल है वो एसिडिक है, इसलिए तो वो रिएक्ट कर जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो अल्कोहल इतना ज्यादा, अल्कोहल में एसिडिक बिहेवियर बहुत कम है कि वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट ही नहीं करता। तो बेसिकली यहां पर हम फिनोल के एसिडिक बिहेवियर को डिस्कस करेंगे कि दैट्स वाई वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, जबकि अल्कोहल में इतना एसिडिक बिहेवियर नहीं है। फिनोल हैज ए लोअर बॉइलिंग पॉइंट का ताल्लुक नहीं है इसके साथ, ये एक केमिकल प्रॉपर्टी है। यहां पर हम एक केमिकल प्रॉपर्टी को डिस्कस कर रहे हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी का इसके साथ ताल्लुक नहीं है। अल्कोहल्स कंटेन ए स्ट्रॉन्ग OH बॉन्ड दैट कैन नॉट बी ब्रोकन बाय वीक बेसिस। नो, ये बेसिकली कोई रीजन नहीं है कि इसका बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। OH, इसका जो OH बॉन्ड है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। फिनोल फ्रॉम हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ताल्लुक तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो शो करता है, फिनोल हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, जो कि फैसिलिटेट करता है आयोनाइजेशन को। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का तो मतलब है कि उसने फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप कर ली है। फिनोल के एक मॉलिक्यूल और फिनोल के दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो गई है। तो ये तो कोई रीजन नहीं है कि ये NaOH के साथ रिएक्ट कर जाएगा। तो बेसिकली हमने कहा था कि हम इसमें एसिडिक बिहेवियर को डिस्कस करेंगे कि फिनोल एक वीकली एसिडिक है ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ फिनोक्साइड आयन। फिनोल बेसिकली जब अपना प्रोटॉन डोनेट कर देता है तो वो जो नेगेटिव आयन बनता है फिनोक्साइड आयन वो स्टेबल होता है, इसीलिए तो ये एसिडिक है। और अल्टीमेट फिर ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके सोडियम फिनोक्साइड एक सॉल्ट बन जाता है। सो ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन फिनोक्साइड आयन स्टेबल है, दैट्स वाई ये एसिडिक है, दैट्स वाई ये NaOH के साथ रिएक्ट करता है, राइट आंसर इज डेल्टा। जबकि ये जो रेजोनेंस है, ये जो स्टेबिलिटी है, वो एल्को ऑक्साइड आयन में पॉसिबल नहीं है, वो एल्कोहल्स में पॉसिबल नहीं है। In propene, pi bond is formed by sideways overlap. प्रोपीन क्या है? प्रोपीन इज CH3CH डबल बॉन्ड CH2। तो इसमें ये कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ये कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। दोनों का जो 2pz ऑर्बिटल है वो अनहाइब्रिडाइज्ड है, तो इसका भी 2pz अनहाइब्रिडाइज्ड है, इसका भी 2pz अनहाइब्रिडाइज्ड है। तो ये दोनों साइडवेज ओवरलैप करेंगे तो पाई बॉन्ड बनेगा। तो p ऑर्बिटल्स की साइडवेज ओवरलैपिंग से जो है वो पाई बॉन्ड बनता है, और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमेशा जो है वो सिग्मा बॉन्ड ही बनाते हैं। जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं वो हमेशा पाई बॉन्ड बनाते हैं। जो अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल है वो पाई बॉन्ड बनाएगा, तो s ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से नहीं बनता, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से नहीं बनता, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से भी नहीं बनता। राइट आंसर इज बीटा। An enzyme used to decompose the lipids into fatty acids in our alimentary canal. तो lipids पे जो enzyme act करता है that is lipase. Right answer is Charlie. Next है molecules having one lone pair and three bond pairs have geometrical shape. जैसे कि हम अमोनिया की बात करते हैं तो इसमें 3 बॉन्ड पेयर हैं और एक लोन पेयर है। तो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल है, लेकिन ये यहाँ पर शेप की बात हो रही है। तो शेप जो है, शेप में हम जो है लोन पेयर को शामिल नहीं करते हैं, दैट इज ट्राइगोनल पैरामिडल। राइट आंसर इज चार्ली। कन्वर्जन ऑफ डाईहेलोएल्केन इनटू अल्काइन डज नॉट इन्वॉल्व। एक डाईहेलोएल्केन को हम कन्वर्ट कर रहे हैं अल्काइन में, तो बेसिकली हम इसकी क्या करेंगे, इसकी हम एलिमिनेशन करेंगे। तो एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल करेंगे, एक कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा और दूसरे कार्बन से हेलोजन निकलेगा। तो दोनों कार्बन का एक एक बॉन्ड कम हो गया, तो ये पहले विनाइल क्लोराइड बनी।
और अल्टीमेट फिर हम इसमें अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल करेंगे और फिर एक कार्बन से हेलोजन, दूसरे कार्बन से हाइड्रोजन, तो ये अल्काइन बन गई। तो इसमें ये हमने एलिमिनेशन की है, तो ये एलिमिनेशन है। इसमें हम बेस भी इस्तेमाल कर रहे हैं और इसमें हम हीट टेम्परेचर भी देते हैं, इसमें हम टेम्परेचर भी देते हैं। तो इसमें हमने क्या नहीं किया, इसमें हमने एडिशन नहीं की। सो द राइट आंसर इज अल्फा। उसने यही पूछा कि डज नॉट इन्वॉल्व, इसमें क्या नहीं होता, इसमें एडिशन नहीं होती। मेजॉरिटी ऑफ रिएक्शंस टेकिंग प्लेस एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर्स विद नेगेटिव डेल्टा एच, तो जिनकी डेल्टा एच नेगेटिव होती है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं। राइट आंसर इज बीटा। एंडोथर्मिक तो नहीं होंगे और रिवर्सिबल भी नहीं है और थर्मली अनस्टेबल भी नहीं है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वाइनेज मेटल, इनमें से कौन सा क्वाइनेज मेटल है? तो हमें पता है कि जो ग्रुप 1b है, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, इनको हम क्वाइनेज मेटल्स कहते हैं। ये लीस्ट रिएक्टिव होते हैं और इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है। तो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड में यहाँ पर हमारे पास पैलेडियम नहीं होगा, कैडमियम नहीं होगा, मरकरी नहीं होगा, बीटा कॉपर होगा। राइट आंसर इज बीटा। कंसिडर द गिवन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ये हमारे पास एक बैलेंस्ड इक्वेशन है। तो अगर हम 4 ग्राम हाइड्रोजन को रिएक्ट करवाते हैं 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ और 28 ग्राम वाटर बनता है, तो परसेंटेज यील्ड क्या होगी? तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें क्या बता रही है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें ये बता रही है कि इसमें जो हाइड्रोजन है वो 4 ग्राम है और इसमें जो ऑक्सीजन है वो 32 ग्राम है, और जो हमें अमाउंट गिवन है वो भी यही है। हमें जो अमाउंट गिवन है वो भी यही है। 4 ग्राम हाइड्रोजन हमें गिवन है और 32 ग्राम ऑक्सीजन हमें गिवन है। तो जब ये 4 ग्राम हाइड्रोजन है और 32 ग्राम ऑक्सीजन है, तो वाटर के कितने मोल्स बन रहे हैं? वाटर के 2 मोल्स बन रहे हैं और वाटर के 2 मोल्स का मास कितना है? 18 2s आर 36 ग्राम। तो ये 36 ग्राम बन रहा है। तो ये हमारी थ्योरेटिकल यील्ड है। तो ये एक्चुअल यील्ड है जो हमें गिवन होती है क्वेश्चन में, दैट इज एक्चुअल यील्ड। तो हमने परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट करनी है। तो परसेंटेज यील्ड किसके इक्वल है? एक्चुअल ओवर थ्योरेटिकल मल्टीप्लाई बाय 100। तो 28 को 36 से हम डिवाइड करेंगे। तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 7s आर 28, 4 9s आर 36। तो 7 को 9 से डिवाइड करना है आपने। 7 को 9 से डिवाइड करना है, या पहले आप 100 को 9 से डिवाइड कर सकते हो। तो 7 अंदर है, 9 तो पॉइंट लगा के हमने 0 लगा दिया। तो 9 6 आर सॉरी 9 7s आर 63, 9 7s आर 63 और फिर ये आ गया हमारे पास 7 और फिर ये 0 आ गया, फिर 9 7s आर 63। तो ऑलमोस्ट ये 0.77 आ जाएगा। 0.77 को जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 77.8% हो जाएगा राउंड ऑफ करके। राइट आंसर इज बीटा। नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू वीकन द एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स टू एन एक्सटेंट दैट कैन बी ब्रोकन थ्रू कोलिजन इज कॉल्ड। तो सबसे पहले तो आपने स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है। ये क्या बात हो रही है? अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू वीकन दी एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स। उसने ये नहीं कहा कि बिल्कुल आपने ब्रेक कर देना है। अगर आपने बिल्कुल बॉन्ड्स को ब्रेक करना है तो वो बॉन्ड एनर्जी होगी। यहां पर हमने बॉन्ड्स को वीक करना है, ब्रेक नहीं करना। तो अगर बिल्कुल बॉन्ड्स को ब्रेक करना है तो दैट इज बॉन्ड एनर्जी। तो बॉन्ड एनर्जी तो नहीं होगी और इसको हम एवरेज एनर्जी भी नहीं कहेंगे और ये इंथैल्पी भी नहीं होगी। तो बेसिकली ये क्या है? ये एक्टिवेशन एनर्जी है। सो ये वो एनर्जी है जिसमें आपने बॉन्ड्स को इतना वीक कर दिया कि अल्टीमेट वो एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन गया। अब जब कुलयन होगी तो अल्टीमेट आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। उस कुलयन के बाद अब आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा, यानी कि नए पुराने बॉन्ड्स बिल्कुल ब्रेक हो जाएंगे इस कुलयन के बाद। अब ये इस पॉइंट पे आ चुका है कि अब जब मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करेंगे तो कोलाइड करने के बाद पुराने बॉन्ड्स टूट जाएंगे और नए बॉन्ड्स बन के अल्टीमेट वो प्रोडक्ट बन जाएगा। राइट आंसर इज बीटा। ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ एक्स वाई जी आर +6 -2 एंड -1 रिस्पेक्टिवली। पॉसिबल मॉलिक्यूलर फार्मूला व्हेन एटम्स कंबाइन। अच्छा, इस क्वेश्चन में आपने इसको कैसे सॉल्व करना है? करना था इसमें आपने ओवरऑल, हमें पता है कि ओवरऑल पूरे मॉलिक्यूल पे चार्ज 0 होता है। तो इसमें आपने देखना है कि इन सब का सम जो है वो 0 आना चाहिए। आपने एक ऐसी पॉसिबिलिटी देखनी है कि जिसमें पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस का सम 0 आना चाहिए। पहली ऑप्शन में हम देख लेते हैं। तो ये x की +6 +6 × 2 तो ये हो गया +12
और y जो है दैट इज -2 एंड -1। तो क्या इन सब का सम जो है क्या +12 के साथ -12 है? नो। तो इसका मतलब इन सब का जो सम है वो जीरो नहीं आ रहा, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। अच्छा, ये +12 हो गया, y -2 और इसके दो हैं तो ये हो गया -4। और सॉरी, यहां पर यहां पर x जो है वो एक ही है, x एक ही है तो ये +6 है। अच्छा, ये हो गया -2 इंटू टू -4, और ये -1 है, और -1 इंटू टू ये हो गया -2। तो यहां पर +6 और -6, +6 -6 इन सब का सम जीरो है, तो यस ये हमारा आंसर है। यहां पर भी आप देख लो +6 और यहां पर -2 और यहां पर भी -2, तो इन सब का सम जीरो नहीं है। +6 एंड -4 का सम जीरो नहीं है। यहां पर +6 और ये हो गया -4 और ये हो गया -1, तो +6 और -5 इन सब का सम जीरो नहीं है, तो पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस का सम जीरो होना चाहिए। राइट आंसर इज बेटा। विच सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स इज नॉट अलाउड फॉर एन इलेक्ट्रॉन? नॉट अलाउड यानी कि कौन सा पॉसिबल नहीं है? तो इसमें आपने हमेशा सबसे पहले आपने ये देखना होता है कि L जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है वो कभी भी n के बराबर नहीं होगा, वो हमेशा n से यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से छोटा होगा। और जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो कभी भी L से बड़ा नहीं हो सकता, L के बराबर हो सकता है, L से बड़ा नहीं हो सकता। यहां पर जो L है वो n से छोटा है और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो इससे छोटा है, तो ये पॉसिबल है। L जो है वो n से छोटा है और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इसके बराबर है, यस ये पॉसिबल है। यहां पर L जो है वो n के बराबर है, L कभी भी n के बराबर नहीं हो सकता, तो यही जो है पॉसिबल नहीं है। यहां पर L n से छोटा है और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर L के बराबर हो सकता है, यस ये पॉसिबल है। तो कौन सा पॉसिबल नहीं है? चार्ली पॉसिबल नहीं है। 2a plus b, it gives 3c plus d, which of the following does not expresses the reaction rate with respect to reactants? जो हमारा rate of reaction है उसको हम नेगेटिव साइन से शो करते हैं। इस नेगेटिव का मतलब होता है कि वक्त के साथ साथ रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कम हो रही है, रेट कभी भी नेगेटिव नहीं होता। और अगर हम प्रोडक्ट के हवाले से लिखते हैं तो प्रोडक्ट के हवाले से क्या होता है, प्रोडक्ट के हवाले से रेट को हम पॉजिटिव में लिखते हैं क्योंकि वक्त के साथ साथ प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती हैं। तो ये हमने बी हमारा रिएक्टेंट है तो इसके साथ हम नेगेटिव का साइन यूज करेंगे क्योंकि बी की कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज हो रही है, तो ये तो ठीक है। तो उसने पूछा है कौन सा एक्सप्रेशन ठीक नहीं है, डस नॉट एक्सप्रेस द रिएक्शन रेट। और ये डी हमारा प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो ये पॉजिटिव के साथ होगा। ए हमारा रिएक्टेंट है तो इसकी कंसंट्रेशन कम होगी तो ये नेगेटिव के साथ है, यस। सी हमारा प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन तो ज्यादा होगी तो ये माइनस में नहीं होगा, ये प्लस में होगा, सो द राइट आंसर इज डेल्टा। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ईज ऑफ रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉपर +2 एंड सिल्वर आयन, यानी कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है वो सबसे पहले आएगा, फिर उससे कम रिडक्शन पोटेंशियल वाला, फिर उससे कम रिडक्शन पोटेंशियल वाला, यानी कि जो सीरीज में सबसे नीचे है वो सबसे पहले आएगा। तो हमें पता है हाइड्रोजन ऊपर है, कॉपर उसके नीचे है और सिल्वर उससे नीचे है, तो सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, कॉपर का उससे कम है, हाइड्रोजन का उससे कम है। राइट आंसर इज चार्ली। Acetaldehyde undergoes oxidation to produce acetic acid. In this reaction, oxidizing agent कौन सा होगा? Acetaldehyde एक एल्डिहाइड, इसकी हम ऑक्सीडेशन करके कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहे हैं, तो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा? तो HI जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं जब हमने कार्बोक्सिलिक एसिड्स की कंप्लीट रिडक्शन करनी होती है टू एल्केन, तो ये तो रिड्यूसिंग एजेंट में आता है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी रिड्यूसिंग एजेंट है, सोडियम बोरोहाइड्राइड भी रिड्यूसिंग एजेंट है, तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है दैट इज पोटेशियम डाइक्रोमेट। राइट आंसर इज चार्ली। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाइयर वेपर प्रेशर? किसका वेपर प्रेशर हाइयर है? तो वेपर प्रेशर उसका ज्यादा होगा, वेपर प्रेशर उसका ज्यादा होगा जिसमें वीक फोर्सेस होंगी, जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक होंगी। एसीटोन में डायपोल डायपोल फोर्सेस हैं, एसिटाल्डिहाइड में डायपोल डायपोल फोर्सेस हैं। अच्छा, बेंजीन और आइसोपेंटेन में ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, तो इनमें जो है लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस होंगी। लेकिन तो इसका मतलब एसीटोन और एसिटाल्डिहाइड में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो डायपोल डायपोल फोर्सेस हैं, तो डायपोल डायपोल लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस से स्ट्रॉन्गर फोर्सेस हैं, तो ये तो नहीं हो सकते। अच्छा, पीछे बचे आइसोपेंटेन और बेंजीन। आइसोपेंटेन का सरफेस एरिया कम है, आइसोपेंटेन का मॉलिक्यूलर साइज स्मॉल है, बेंजीन का सरफेस एरिया ज्यादा है, बेंजीन का मॉलिक्यूलर साइज बड़ा है, तो बेंजीन में ज्यादा स्ट्रॉन्ग लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस हैं जबकि आइसोपेंटेन में वीक लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस हैं, तो इसके वेपर्स आसानी से बनेंगे।
तो और इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा। राइट आंसर इज चार्ली। टर्मिनल अल्काइंस शो एसिडिक करेक्टर ड्यू टू, टर्मिनल अल्काइंस एसिडिक करेक्टर शो करते हैं व्हाई, क्योंकि जो टर्मिनल वाला का जो जो टर्मिनल अल्काइंस हैं उसमें जो हमारा जो कार्बन है वो sp हाइब्रिडाइज्ड होता है, जिसकी वजह से उसका s करेक्टर ज्यादा होता है और वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है। टर्मिनल कार्बन एटम्स आर sp हाइब्रिडाइज्ड, यस। टर्मिनल कार्बन्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, नो। टर्मिनल कार्बन्स आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड, नो। टर्मिनल कार्बन एटम्स शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नो। सो द राइट आंसर इज कि ये sp हाइब्रिडाइज्ड होता है, जिसकी वजह से ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और ये आसानी से प्रोटॉन डोनेट कर देता है। राइट आंसर इज अल्फा। Fischer esterification is which type of reaction? हाँ जी, Fischer esterification, Fischer esterification का वर्ड जो है ये फेडरल की टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है। तो बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड्स और अल्कोहल्स को जब हम रिएक्ट करवाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स और अल्कोहल्स को जब हम रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड, तो क्या होता है, यहाँ से OH निकलता है, यहाँ से H निकलता है, तो अल्टीमेट ये हमारा एस्टर बन जाता है। अब बेसिकली इसमें अगर हम जनरली बात करेंगे, अगर हम इसमें जनरली बात करेंगे तो ये दो मॉलिक्यूल्स आपस में कंडेंस हो रहे हैं, दो मॉलिक्यूल्स आपस में कंडेंस हो रहे हैं और एक स्मॉल मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो रहा है। लेकिन जब हम इसको स्पेसिफाई करेंगे तो फिर हम कहेंगे कि OH निकलेगा और उसकी जगह OR लगेगा। लेकिन चूंकि इसमें दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं, दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में मिल रहे हैं तो कंडेंस हो रहे हैं। तो जब आपस में मिल रहे हैं तो एक स्मॉल मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो रहा है, तो इसको हम कंडेंसेशन कहेंगे। तो ये सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन तो ये बिल्कुल भी नहीं है, डिहाइड्रोजनेशन ये बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ये आपने याद रखना है, स्टेरिफिकेशन को हम कंडेंसेशन में ही इंक्लूड करते हैं। सब्स्टिट्यूशन तब होगा जब आप मजीद इसको स्पेसिफाई करेंगे कि कंडेंसेशन हुई है, दो मॉलिक्यूल्स आपस में कंडेंस हुए हैं, उसके बाद बताएं कि अल्टीमेट हुआ क्या। अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड्स के हवाले से ये पूछोगे ना तो फिर आप कहोगे कि सब्स्टिट्यूशन हुई है। अगर आपसे ये पूछा जाता कि बताएं कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अकॉर्डिंग ये कौन सा रिएक्शन है, तो फिर आप कहेंगे कि ये सब्स्टिट्यूशन है, कि OH निकला और उसकी जगह OR लग गया। लेकिन चूंकि बात जनरल हो रही है, स्टेरिफिकेशन जो है वो एक कंडेंसेशन रिएक्शन होता है। राइट आंसर इज अल्फा। शेप ऑफ ऑर्बिटल इज डिटरमिन्ड बाय क्वांटम नंबर। तो शेप ऑफ ऑर्बिटल यानी कि सबशेल वो हमें कौन बताता है, दैट इज एजीमुथल क्वांटम नंबर। राइट आंसर इज बीटा। The theories which explain the formation of sigma and pi bond are except, ये तमाम theories sigma और pi bond की formation को explain करती हैं सिवाय एक के। molecular orbital theory explain करती है, VBT भी explain करती है, और crystal field theory आपने वैसे ये आपके सिलेबस में तो नहीं है crystal field theory, लेकिन जो crystal field theory होती है ये transition elements के लिए होती है। तो ये भी हमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है ये उसको डिस्कस करती है। तो इसमें आपको पता है अगर आपने CFT नहीं भी पढ़ी फिर भी आपको पता होना चाहिए, फिर भी आपको पता था कि जो वेस्पर थ्योरी है वो आपको सिर्फ मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री बताती है, ये बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में नहीं बताती। सो द राइट आंसर इज चार्ली, वेस्पर। द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, 10 रेस्ट, इसमें 6.62 जो है वो सब में कॉमन है, 6.62 सब में कॉमन है। तो 10 रेस्ट टू पावर -34 आपने जो है उसको सिलेक्ट करना है, दैट इज डेल्टा। फाइनल इक्वेशन फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कंसेंट्रेशन इज कॉल्ड। तो जो हमारी फाइनल इक्वेशन होती है जो रिएक्शन के रेट को डिटरमिन कर रही होती है इन टर्म्स ऑफ कंसेंट्रेशन, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम रेट इक्वेशन भी कहते हैं, और उसको हम रेट लॉ भी कहते हैं, उसको हम रेट एक्सप्रेशन भी कहते हैं। तो वो रेट कांस्टेंट नहीं होता, उस रेट इक्वेशन के अंदर रेट कांस्टेंट होता है, वो रिएक्शन का रेट नहीं होता, वो रिएक्शन का ऑर्डर नहीं होता, वो बेसिकली एक रेट लॉ होता है। राइट आंसर इज अल्फा। पॉलीविनाइल क्लोराइड इज द टाइप ऑफ, जी इसमें जो है वो एम्बिग्युइटी है। अब आपको पता है कि पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है विनाइल क्लोराइड की पॉलीमराइजेशन से बनता है, तो ये इसमें डबल बॉन्ड है, तो ये एक एडिशन पॉलीमर है। और जितने भी एडिशन पॉलीमर्स हैं वो होमोपॉलीमर्स ही होते हैं।
जो कंडेंसेशन पॉलीमर्स होते हैं उनमें हम कहते हैं कि दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स जो हैं वो आपस में मिलते हैं, तो उनको हम कोपॉलीमर्स कहते हैं, जो कंडेंसेशन पॉलीमर्स होते हैं। तो ये तो अंडरस्टूड है कि ये होमोपॉलीमर ही है, लेकिन अब इसके साथ साथ ये थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर भी है, तो ये एम्बिग्विटी है। तो ये यूएचएस जो है वो हम वेट करेंगे उसका कि यूएचएस जो है वो इसका क्या आंसर जो है वो सिलेक्ट करती है। तो वैसे ये होमोपॉलीमर भी है क्योंकि इसमें सारे मोनोमर्स एक जैसे हैं, लेकिन ये अंडरस्टूड है, ये अंडरस्टूड है कि ये इसमें डबल बॉन्ड है, तो ये एडिशन पॉलीमर है, और एडिशन पॉलीमर होमोपॉलीमर ही होते हैं, ठीक है, मेजॉरिटी। लेकिन चूंकि पंजाब की टेक्स्ट बुक में इसकी एग्जाम्पल गिवन है थर्मोप्लास्टिक के अंदर, सो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर जो है वो ज्यादा सुटेबल आंसर होगा। राइट आंसर इज चार्ली। Which of the following is true about pressure for an ideal gas at minus 273 डिग्री सेंटीग्रेड? जी बहुत सिंपल है, माइनस 273 डिग्री सेंटीग्रेड से मुराद है 0 केल्विन। तो हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन क्या होती है, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। तो टेम्परेचर जीरो हो गया, टेम्परेचर जीरो हो गया तो ये पूरा फैक्टर जीरो हो गया, तो फिर प्रेशर जीरो हो गया। और वैसे भी लॉजिक है कि 0 केल्विन इतना इतना कम टेम्परेचर है कि यहां पर मॉलिक्यूलर मोशन सीज हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, तो फिर मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे नहीं, तो फिर प्रेशर भी नहीं होगा, वो आपस में कोलाइड भी नहीं करेंगे, कंटेनर की वॉल पे फोर्स भी अप्लाई नहीं करेंगे, तो प्रेशर जीरो हो जाएगा। सो द राइट आंसर इज डेल्टा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिक बफर? इनमें से कौन सा बेसिक बफर है? बहुत सिंपल है, वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट विद ए स्ट्रॉन्ग एसिड, दैट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम क्लोराइड। यस, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये नहीं होगा, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये नहीं होगा, और ये तो हमारे पास जो है ये तो एसिड है, कार्बोनिक एसिड है, तो ये भी नहीं होगा। सो द राइट आंसर इज अल्फा। नेक्स्ट है, व्हाट हैपेंस व्हेन हाइड्रोजन आयन इज एडेड टू अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड बफर? तो पहले तो आपने इसका जो है वो मिक्सचर बना लेना है। एक हमारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये आयोनाइज होके बना रहा है अमोनियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन, और दूसरा इसके अंदर अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड आयोनाइज होके बना रहा है अमोनियम आयन एंड क्लोराइड आयन। तो ये हमारे पास एक बेसिक बफर है। तो इसमें अगर मैं हाइड्रोजन आयन ऐड करूं तो क्या होगा? तो जब मैं इसमें हाइड्रोजन आयन ऐड करूंगा तो हाइड्रोजन आयन इस हाइड्रोक्साइड आयन के साथ मिलेगा और वाटर बन जाएगा। तो फिर यहां पर हाइड्रोक्साइड आयन की कंसेंट्रेशन कम हो जाएगी, तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो जब हाइड्रोक्साइड आयन की कंसेंट्रेशन कम हो जाएगी, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, तो प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन कम हो जाएगी, तो फिर रिएक्शन की डायरेक्शन फॉरवर्ड हो जाएगी, तो फिर ये और हाइड्रोक्साइड आयन बनाएगा। तो क्या अमोनियम हाइड्रोक्साइड और बनेगा? नो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड तो डिसोसिएट होगा। क्या रिएक्शन की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी? नो, रिएक्शन की डायरेक्शन फॉरवर्ड हो जाएगी। राइट आंसर इज चार्ली। What is general requirement for free radical substitution reaction of ethane and halogen? तो ये जो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं एल्केन्स के, ये यूवी की प्रेजेंस में होते हैं और हाई टेम्परेचर, यानी कि हाई टेम्परेचर और यूवी लाइट जो है वो कंडीशंस होती हैं। तो लो प्रेशर में नहीं होते, लो टेम्परेचर में नहीं होते, हाई प्रेशर में नहीं होते, तो ये हीट और यूवी लाइट की प्रेजेंस में होते हैं, और ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं। राइट आंसर इज डेल्टा। Which one of the following is not a characteristic of benzene? इनमें से कौन सा करेक्टर नहीं है बेंजीन का? एरोमेटिसिटी है, बेंजीन एरोमेटिक है, बेंजीन स्टेबल भी है, और बेंजीन हकल्स रूल को फॉलो भी करता है। तो पीछे एक ही ऑप्शन बची, दैट इज हाई रिएक्टिविटी। तो बेंजीन की रिएक्टिविटी हाई नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें डी लोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, जिसकी वजह से इसकी रिएक्टिविटी कम होती है। राइट आंसर इज डेल्टा। करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ ऑर्बिटल अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स? तो बेसिकली जिसमें एस करेक्टर कम होगा, जिसमें एस करेक्टर कम होगा और पी करेक्टर ज्यादा होगा, उसके ऑर्बिटल का साइज बड़ा होगा, क्योंकि पी का साइज बड़ा होता है और एस का साइज स्मॉल होता है। और जिसमें एस करेक्टर ज्यादा होगा उसका साइज सबसे स्मॉल होगा। तो सबसे कम एस करेक्टर है sp3 में, उससे ज्यादा है sp2 में, और उससे ज्यादा है sp। तो सबसे जो बड़ा साइज होगा वो sp3 का होगा, क्योंकि इसमें p करेक्टर ज्यादा है और s करेक्टर कम है। फिर s करेक्टर जो है वो थोड़ा सा ज्यादा हो गया तो ऑर्बिटल का साइज स्मॉल हो गया, s करेक्टर और ज्यादा हो गया, ऑर्बिटल का साइज और स्मॉल हो गया। सो द राइट आंसर इज डेल्टा।
Consider the equation H2 plus O2, it gives H2O. What volume of hydrogen gas is required to produce 1 mole of water at standard temperature and pressure? बहुत सिंपल है। 2H2, पहले तो आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन को लिखोगे। सबसे पहले आप बैलेंस इक्वेशन को लिखोगे। बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें क्या बता रही है कि जब हाइड्रोजन के 2 मोल्स हैं, यानी कि हाइड्रोजन के 2 मोल्स हैं, तो वाटर के भी 2 मोल्स बन रहे हैं। तो वो आपसे पूछ रहा है कि 1 मोल वाटर बनाने के लिए हाइड्रोजन गैस का कितना वॉल्यूम चाहिए। तो अगर ये वाटर का आपने 1 मोल बनाना है तो फिर हाइड्रोजन का भी 1 मोल चाहिए। इसके 2 मोल्स के लिए हाइड्रोजन के 2 मोल्स चाहिए, तो इसके 1 मोल के लिए हाइड्रोजन के भी 1 मोल चाहिए। तो हाइड्रोजन के 1 मोल का वॉल्यूम कितना होगा? 22.414 डेसीमीटर क्यूब। राइट आंसर इज बीटा। A chemical reaction has a theoretical yield of 25 gram but only 20 gram of product was obtained. तो बता दिया उसने कि theoretical yield 25 ग्राम है, लेकिन एक्चुअली जब हम केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करते हैं तो जो एक्चुअल यील्ड होती है दैट इज 20। तो बताएं परसेंटेज यील्ड क्या होगी? तो बहुत सिंपल है, परसेंटेज यील्ड इज इक्वल्स टू एक्चुअल ओवर थ्योरेटिकल मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये क्या आ जाएगा? 25 फोर्स आर और 4 इंटू 20, तो ये आ जाएगा 80%। सो द राइट आंसर इज डेल्टा। Which of the following situations most clearly demonstrates a key characteristics of a redox reaction? इनमें से कौन जो है वो बता रहा है कि वो redox reaction है? Water boiling to steam, तो इसमें तो जस्ट हम physical state को change कर रहे हैं, तो इसमें तो कोई redox, इसमें तो oxidation reduction नहीं हो रही। Hydrogen gas reacting with chlorine to form hydrogen chloride gas, yes, इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होगा और क्लोरीन रिड्यूस होगा, यस। इसमें ये +1 है और ये -1 है, ये 0 से +1 गया, ये 0 से -1 गया, यस ये रेडॉक्स है। सोडियम क्लोराइड को आप पानी में डिसॉल्व करो तो वो अपने आइंस में स्प्लिट हो जाता है, तो उसमें कोई ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं होती, जस्ट एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है। एथेनॉल इवेपोरेट होता है, तो ये भी एक फिजिकल फिनोमेना है। सो द राइट आंसर इज बीटा। If 100 kilojoule of heat is absorbed by the system and 40 kilojoules of work is done on the system, तो ये स्टेटमेंट आपने ध्यान से पढ़नी थी। is done on the system, what is the change of internal energy? फॉर्मूला क्या है? change in internal energy is equals to Q plus work done। तो कितनी एनर्जी, कितनी हीट वो एब्जॉर्ब कर रहा है? 100, और वर्क डन ऑन द सिस्टम है, और वर्क डन ऑन द सिस्टम जो है वो पॉजिटिव होता है, तो बाय द सिस्टम अगर होता तो ये माइनस में आता, तो ये आ गया +140। राइट आंसर इज डेल्टा। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ आयरन +3। आयरन +3 हमें पता है कि जो ये हमने पढ़ा हुआ है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमने पढ़ी है। सबसे ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं Mn+2 में और आयरन +3 में, इनका पैरामैग्नेटिक बिहेवियर सबसे ज्यादा होता है। तो बेसिकली आयरन जो है दैट इज आर्गॉन, इसके 4s2 है और 3d6 होता है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए और 3d में से 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो ये 3d5 है, तो उसके पास 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। राइट आंसर इज 40। और लास्ट है, इफ परसेंटेज यील्ड एंड एक्चुअल यील्ड इज 80 एंड 20 ग्राम रिस्पेक्टिवली, व्हाट विल बी थ्योरेटिकल यील्ड? ये अभी हमने पढ़ा, ये क्वेश्चन जो है ये मिलता जुलता अभी क्वेश्चन आया है कि परसेंटेज यील्ड जो है वो 80 है और एक्चुअल यील्ड जो है वो हमारे पास 20 है। थ्योरेटिकल यील्ड हमने फाइंड आउट करनी है मल्टीप्लाई बाय 100। तो अभी हमने ये देखा, तो ये थ्योरेटिकल यील्ड इधर आ जाएगी, तो 20/80 मल्टीप्लाई बाय 100, 20/80 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 0 0 से कट गया, ठीक है, ये 0 0 से कट गया, ये 20 का, ये 0 0 से कट गया, 2 1 2 2 4 8, और 1/4 का मतलब है 0.25। तो 0.25 को जब आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 25 ग्राम हो जाएगा। और अभी हमने ये क्वेश्चन ऊपर भी पढ़ा था कि वहां पर हमें जो है एक्चुअल यील्ड 20 ग्राम गिवन थी और थ्योरेटिकल यील्ड हमारे पास 25 ग्राम हमें गिवन थी, तो वहां पर परसेंटेज यील्ड क्या आई थी? 80। अब ये उसने उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया और अब उसने थ्योरेटिकल यील्ड को जो है वो डिमांड किया। सो द राइट आंसर इज बीटा। So this is all about chemistry UHS 2025। आई होप कि आपके मेजॉरिटी जो क्वेश्चंस हैं वो ठीक हुए होंगे और इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा और अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। ओके बच्चों, विश यू गुड लक। अल्लाह हाफिज़।